बड़ी बड़ी कि सड़कें जो है बिल्कुल दुरुस्त है, तो सड़कें अगर दुरुस्त है तो लोग जो है हर दूसरे तीसरे दिन एक्शन का घेराव करने सरकार घाट क्यों पहुंचे होते हैं? भाई साहब शिमला में ज्यादा रहते हैं, उनका आना कभी कभी रहता होगा, ये हमारे सड़कों पर भी चलते हुए बसों का प्रावधान हुआ। हमने तो सीधे सोशल मीडिया में देखा, कहीं बसें हाफ गई, बसें खराब हो गई, लोग फटाफट डाल रहे हैं, पीली बसें जो है सरकार घाट से दौड़ रही हैं। तो ये बजट का पास। मैडम को भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो हाल ही में 4 जो सीटों पर जो लोकसभा और जो भी विधानसभा की सीटें थी उसमें भाजपा का क्या हाल हुआ वो पूरे प्रदेश की और पूरे देश की जनता को अच्छी तरह से पता है। कि आज हमारे भदौड़ा हॉस्पिटल की हालत क्या है। यदुपति जी से यदि कांग्रेस सरकार के कार्य बेहतर होते तो माननीय नीला रामाराव जी लगातार 3 बार क्यों आते? रामाराव जी तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं क्यों 2 बार आ रहे हैं, तीसरी बार जो है कैंडिडेट कोई और थे। यूं का कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर जी और मैडम भाजपा से डॉक्टर सीमा ठाकुर जी ये हमारे पास उपस्थित है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनका तालियों से स्वागत किया जाए। तो हम अपनी डिबेट जो है वो शुरू कर रहे हैं और आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कृपया वो हमसे पूछें और हम सीधे आपकी जो जवाब हैं इन नेताओं से पूछेंगे, क्योंकि वक्त जो है विधानसभा चुनावों का हो रहा है और हम वही नेता आगे अपनी लाएंगे जो जनता के मुद्दों की जो है वो बात करेंगे। तो आप सौहार्दपूर्ण तरीके से एक एक प्रश्न जो है वो पूछें। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज हम अपनी मुहिम लेके सरकाघाट बलद्वाड़ा तहसील में जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। सरकाघाट के मुद्दों की बात करें। आज हमारे साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाजपा से प्रदेश सचिव डॉक्टर सीमा ठाकुर, आपके बीच में कांग्रेस के युवा नेता यदुपति ठाकुर जी हमारे साथ बीच में उपस्थित है। आज जो भी सरकाघाट की जनता के जो प्रश्न होंगे और मुद्दों की बात होंगे, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं, चुनावों के बीच में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बड़ी एक्टिव जो हो जाती हैं और लोगों को बीच में कहीं ना कहीं लोगों के जो मुद्दे हैं वो बीच में छूट जाते हैं और लोग कहीं ना कहीं चुनाव में वोट करने के बाद जो है वो परेशान होते हैं। तो इस चीज के लिए हम आज सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों से भी ये आशा करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न हो वो पूछे और एक सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है हम इस डिबेट को जो है वो ऑर्गेनाइज करें। और अगर बीच में अगर ऐसा माहौल तनावपूर्ण उत्पन्न होता है, ये डिबेट तुरंत स्टॉप कर दी जाएगी और इस चीज को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो प्रश्न है एक अच्छे तरीके से पूछे ताकि ये कार्यक्रम का जो सफल जो है वो आयोजन किया जाए। तो इस डिबेट को शुरू करने से पहले, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और हम डॉक्टर साहब से सीधा क्वेश्चंस पूछेंगे और मुद्दों की भी बात करेंगे और ज्यादातर सरकाघाट के हित के मुद्दों की बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर आए आप दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज इस डिबेट में आने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सीधी बात करूंगा, कांग्रेस की तरफ से लगातार, हालांकि कांग्रेस विपक्ष में लगातार ये चीजें करते हैं, बेरोजगारी बढ़ी, सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ, सरकाघाट के मुद्दों की बात करें, धर्मपुर बसें शिफ्ट करी, जो भी कांग्रेस जो है आप ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये जो आरोप कांग्रेस के लगातार जो है भाजपा के ऊपर लग रहे हैं, तो भाजपा का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना, क्या दिक्कत है कि यहाँ पे बसें शिफ्ट हो जाती हैं लोगों को जो है, हालांकि हर एक जो युवा नेता है वो यहाँ के लोकल विधायक के ऊपर जो है लगातार जो निशाने पर उनको रखता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकाघाट की अगर मैं बात करूं तो सरकाघाट के पूरे हिमाचल में जो प्रदेश की सरकार है माननीय जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में बहुत बेहतरीन कार्य आम जनमानस के कल्याण के लिए किया जा रहा है। बसों की बात आप कह रहे हैं, हम आपने देखा कि ये जो बजट पास हुआ उस पे नए बसों का भी प्रावधान। नहीं, बसों का प्रावधान हुआ, हमने तो सीधे सोशल मीडिया में देखा, कहीं बसें हाँफ गई, बसें खराब हो गई, लोग फटाफट डाल रहे हैं, पीली बसें जो है सरकाघाट से दौड़ रही हैं। तो ये बजट कब पास होगा और जो आम जनता जो घूम रही है बसों को, जिनको बसों के लिए तकलीफ होती है, वो कब तक प्रोवाइड करवाई जाए? देखिए, ये उनसे पूछिए जो हमसे पहले सरकार में थे। ये उनके द्वारा किए गए कार्य हैं जो आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। 2 साल हमने कोरोना में बहुत ज़्यादा झेला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें प्रदेश के कार्यों की तो बहुत अच्छा कार्य
प्रत्येक तबके के लिए किया जा रहा है। और जैसे ही हम कोरोना की स्थिति से थोड़ा उभरे हैं, तो हमने प्रदेश में बसों की जो समस्याओं से आम जनमानस जूझ रहा है, हमने उसके लिए भी कार्य किया है और बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। तो बहुत जल्द हमारे हिमाचल की सड़कों में नई बसें दौड़ेंगी। यदुपति जी सीधी बात कर रहे हैं मैडम की जी, इनसे पूछिए 2000 क्या क्या काम किया आपने, मैडम का सीधा आरोप है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इस डिबेट का हिस्सा बने। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे बसों की आपने बात कही, मैडम ने कहा कि उनसे पहले जो सरकारें थी उनसे पूछिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो सरकारी बसें हैं उनको धक्का दे के आगे बढ़ाया जा रहा है। बिना तेल के जो है सड़कों में जो है बसें खड़ी हो रही है। मैडम बिना, यदुपति जी बोल रहे हैं कि धक्का मार के जो है सड़कों को घुमाया जा रहा है, इस पे क्या करना है, सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं ये। देखिए, कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना और वो यही राजनीति करती आ रही है और यही राजनीति वो करती रहेगी, ये आप सब जानते हैं, ये पूरा भारत जानता है। इसीलिए शायद इनकी वो हालत आज पूरे भारत देश में हो चुकी है। तो आरोप लगाना ही इनका कार्य है। देखिए मैडम, मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा, हमको भारत ठीक है हमारा देश है, पर हम सीधी अगर बात करेंगे कि सरकाघाट की हम बात करेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं कि धक्के लगाने, हम 2010 से लेके 18-21 की देखें, जीडीपी हिमाचल की गिरी, सरकाघाट के भी कभी मुद्दे हैं, बट ये लोग बच्चे जो बेरोजगारी से उजरे हैं, सीएमआई का डाटा हम निकाल के देखें, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिक रेटिंग, बेरोजगारी बढ़ी, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में बढ़ी, चाहे भाजपा के टाइम में बढ़ी। और मैं दर्शकों को यहां भी एक चीज जो है साफ क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में कांग्रेस भाजपा, हमने आम आदमी पार्टी से भी न्योता दिया था, पर वो किसी कारणवश जो थे कहीं बिजी थे, इस डिबेट में नहीं आ सके। तो मैडम इसमें आप आगे बात को बढ़ाएंगे तो सीएम डाटा जो है बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ी है। आपने अभी जीडीपी की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2014 से हमारी जीडीपी निरंतर बढ़ती रह गई है। आप 2014 में देख लीजिए 7.41 थी, 2015 में 8% थी, 2016 में 8.26 थी। इस तरह से हमने ग्रोथ ली है। वहीं मैं कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूँ तो 2004 से इनकी 7.92 थी, 2005 में 7.92 थी, 6 में 8 हुई और 2007 में दोबारा 7.6 हुई और 2013 की बात करूँ तो 6.39 हुई। आप देखिए कितना ये इनके समय में जीडीपी कितनी कम थी। और ये बात करते हैं भाजपा के लिए, और आप ये भी जानते हैं कि हम कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी से पूरा देश झेला और उसमें भारत में भी जब इससे दस्तक दी तो कहीं ना कहीं हमें भारत को बंद करना पड़ा और बंद के साथ साथ बहुत सी नौकरियां हमारे यहाँ से लोगों की छीनी गई क्योंकि हमारी कंपनीज बंद हो गई। उसके चलते कहीं ना कहीं व्यापार में मंदी आई और देश हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे हुआ। लेकिन इसके चलते माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज हमारे देश को दिया, हमारे युवाओं को समर्पित किया 20 लाख करोड़ का। आप देखिए उसके माध्यम से हमारे देश में प्रगति स्टार्ट हुई। अगर यही कार्य कांग्रेस अपने समय में अच्छे से करती तो क्या आज हमारे देश को जब इतनी बड़ी विपत्ति हमारे देश में आई तो क्या होता। तो माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम उठाया है वो इसीलिए उठाया है कि फ्यूचर में हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के लोगों को ये चीज ना झेलनी पड़े जो आज हमारा देश झेल रहा है। मैडम इसके ऊपर हम यदुपति जी का जवाब ले लेंगे। सर, मैडम का कहना है कि मोदी सरकार में जो है काम बहुत ज्यादा हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के लोगों को बातों में कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। आपने देखा होगा जब इन्होंने केंद्र में सरकार के लिए अपना समर्थन जुटाना था तो इन्होंने कहा कि हम जो है हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख जो काला धन है वो आपके खातों में आएगा। यहाँ पे मेरे बेरोजगार साथी बैठे हैं, इनको पूछो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों के खाते में जो है 15 लाख रुपए आए। आज जो है कोरोना का नाम लेकर आप दूर नहीं भाग सकते, कोरोना का नाम लेकर आप बेरोजगारों को जो है बेवकूफ नहीं बना सकते, बेरोजगारों के नाम पर जो है आप राजनीति नहीं कर सकते। आज का युवा जो है शिक्षित है और सक्षम है अपनी बात उठाने का, अपने रोजगार के लिए लड़ने का। आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल था कितने लोगों की आर्थिक मंदी के चलते जो है कितने लोगों ने आत्महत्या की,
कितने लोग जो है बेघर हो गए। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ का जो है आर्थिक बजट जो है दिया। आप बताओ कि हिमाचल में कितने लोगों को जो है उसका लाभ मिला, कितने बेरोजगार साथियों को उसका लाभ मिला, कितने लोगों का जो है ऋण माफ हुआ। बातों में नहीं, धरातल पर क्या हुआ उसका जवाब दीजिए। मैडम, जैसे ये ठाकुर साहब ने ये चीज पूछी, कितने लोगों को रोजगार मिला हिमाचल में, सीधा प्रश्न आपसे ये किया। देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस की यही तो बात है कि जो कांग्रेस अपनी नाकामयाबी जो कांग्रेस की है, वो कांग्रेस हमेशा से भाजपा पर डालती आई है, तभी तो इनका हाल पूरे भारत में हुआ है। और अभी जो इलेक्शन स्टेट्स में हुए हैं, वहाँ पर भी आपने इन लोगों का हाल देखा है, तभी तो ये लोग पीछे और पीछे निकलते जा रहे हैं। जो कार्य युवाओं को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बहुत से युवा हमारे ऐसे हैं जो उसका फायदा ले रहे हैं, और युवा जो हैं अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप मैडम बात पूरी कीजिए पहले। देखिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हों, ये कहते हैं कि रोजगार की बात, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी की सरकार थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें पैकेज दिया था, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, और उस इंडस्ट्रियल पैकेज की वजह से हमारे प्रदेश में बरोटी वाला और हमारा जो बद्दी है वहाँ पर कालाम में, इन जगहों पे इंडस्ट्रियल पैकेज की वजह से इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, जहाँ पर हजारों युवाओं को आज भी हम देखते हैं कि प्रदेश के हमारे युवा आज भी वहाँ पर जाकर रोजगार ले रहे हैं। हमारी जितनी सरकारी नौकरियाँ इस सरकार में मिली हैं, शायद ही मुझे लगता है किसी और सरकार में कांग्रेस तो कभी सोच भी नहीं सकती इतनी नौकरियां देने की। तो ये क्या बोलते हैं और ये किस आधार पर बोलते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। यदुपति जी, सीधा मैडम ने आपसे क्वेश्चंस किया है कि ये जो बातों का आधार है आपका, ये किन बातों पे बात करेंगे, और उसके बाद में आप दोनों नेताओं से जो चीजें हैं, जो मेरे क्वेश्चन है वो पूछेंगे। अभी तक तो आप दोनों जो है अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अभी मैडम ने जो बोला, इसमें आप बताइए क्या। देखिए हरीश जी, शायद मैडम जी को अभी ज्यादा ध्यान है नहीं सरकार के बारे में। बात जो है वर्तमान के बारे में हो रही थी, तो मैडम ने जो है बात पहुंचा दी अटल बिहारी वाजपेयी के पास। बात हो रही थी कोरोना काल में कितने लोगों को हिमाचल में रोजगार मिला, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली। बात कह रहे हैं कि भारत से जो है कांग्रेस पार्टी जो है मुक्त हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैडम को भी बताना चाहता हूं कि अभी जो हाल ही में 4 जो सीटों पर जो है लोकसभा और जो 3 विधानसभा की सीटें थी, उसमें भाजपा का क्या हाल हुआ वो पूरे प्रदेश की और पूरे देश की जनता को अच्छी तरह से पता है। और जो इनकी कथनी है और जो इनकी करनी है, उसका अंजाम भी बहुत जल्दी जो है इनको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये तो जनता जो है वो सर्वोपरि है। आप देखिए, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, पंजाब में आपकी फजीयत हो गई। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, जनता जो है सर्वोपरि है। और यही जनता जो है एक एक चीज को देखती है कि वोट जो है वो किसको देना है। इसके ऊपर आगे जो मैं बात करूंगा, सरका घाट की ही बात करूंगा, राजनीति से ऊपर उठ के बात करूंगा, मैं बच्चों की मुद्दों की बात करूंगा। अभी आप खुद, हाँ जी मैम बोलिए। आप जो पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं आपके ध्यान में ला दूं कि वहाँ पर कांग्रेस शासित वो प्रदेश था, कांग्रेस की वहाँ सरकार थी, और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो हर जगह हारा है। हम बात करें पंजाब की तो वहाँ पर भी, और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अगर मैं भाजपा की बात करती हूँ तो भाजपा ने उनकी जमानत जब्त करवाई है, क्या कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी। तो आप ये गलत बातें प्लीज मीडिया में। देखिए मैम, गलत बातें नहीं मैं करूंगा, मैं आंकड़ों के आधार पे ही बात करूंगा। आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की जो थी वो 92 सीटें आई 117 में, हालांकि कांग्रेस की भी 17 आई। हम का जो है गलत बातें नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि जनता को मुद्दों, ना कांग्रेस से मतलब, ना भाजपा से मतलब, ना किसी अन्य दल से मतलब, जनता को मतलब है सिर्फ विकास से और रोजगार से। जो हिमाचल की अगर मैं बात करूं, मेरे अपने आंकड़े नहीं है, सीएमआई के आंकड़े हैं। अगर हमने सीधी प्रश्न आप करें, हिमाचल तीसरा राज्य बेरोजगारी में बन चुका है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हिमाचल में अगर मैं मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना की बात करूं, ताकि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं अपना बिजनेस शुरू कर सकें, तो उसके लिए 11.35 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, और स्टार्टअप जो हैं 191 शुरू हो चुके हैं। और उसी की बात अगर मैं स्वावलंबन योजना की करूं तो 601 करोड़ रुपया जो है इसमें निवेश कर दिया गया है, और 3690 जो है इसमें इकाइयां जो हैं स्वीकृत हो चुकी हैं, और रोजगार 10,022 इसमें मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोजगारी को खत्म करने में विफल है, नहीं।
अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें वहाँ पर भी रोजगार दिए जा रहे हैं। अगर हम सरकारी की बात करें तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो है खाली रिक्त पदों को भरा जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप बातें कह रहे हैं ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके कोरोना की वजह से जो चीज़ें रुकी थी उनको गति के साथ आगे बढ़ाया जाना है। ठीक है मैम, ये चीज़ आपने बोल दी कि जो आस्ते आस्ते जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करूं, अच्छी बात है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की केल में अपने आधार कार्ड बने, बट फिर भी हिमाचल जो है, हिमाचल पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जहां पे सरकारी अस्पतालों में सबसे ज़्यादा मौतें होती है। 52% अगर हम आंकड़े निकालें तो इसमें ये जो 52% मौतें हो रही हैं इस वक्त सरकारी अस्पतालों में, ये क्या कारण है? ये तो मैंने इसमें पहले भी कहा है कि ऐसा जो हमारी सरकार है वो स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए, एक मिनट, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब कोरोना आता है और हमारी मीटिंग होती है तो उसमें जो बात कही जाती है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी। तो पूर्व में जो सरकार थी वो क्या करती रही, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। प्रत्येक जिला के बड़े अस्पतालों में 2-2 गैस प्लांट्स जो हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स वो लग चुके हैं। लोगों को अच्छी ज़रूरतें मुहैया करवाई जा रही हैं कि हमारे देखिए हिमकेयर कार्ड जो है हेल्थ को लेकर बनाए जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 3 साल बाद रिन्यू करने की बात कही है। तो इतना अच्छा बेहतरीन कार्य जो है हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा रहा है। ये जवाब देना चाहिए उन सरकार को जो हमसे पहले वहाँ पर कार्य कर रही थी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं 7 बारी के मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये जवाब उन्हें देना चाहिए कि वो अभी तक क्या कर रहे थे हमारे प्रदेश में। जवाब ले लेते हैं। यदुपति जी सीधा बात करें, 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके, इन्होंने क्या किया? मैडम का सीधा प्रश्न है, बताएं इस पे। देखिए 7 बार के मुख्यमंत्री ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो आम जनता जो है अच्छे तरह से जानती है। जैसा मैडम ने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास जो है ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, तो उससे पहले भी तो भाजपा की सरकारें रही, कांग्रेस सरकार ने ही पूरे का पूरा काम किया स्वास्थ्य क्षेत्र में। क्योंकि ये जो त्रासदी थी, कोरोना की महामारी थी, ये पहली बार आई है। इससे पहले जो है हिमाचल या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना महामारी नहीं थी। और दूसरा ये कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में जहां लोग अपनी जिंदगी की सांसों से लड़ रहे थे और वहां पे सेक्रेटेरिएट में जो है सैनिटाइजर का घोटाला हो रहा था, और वहां पे सरका घाट के एक जो हमारा कोरोना का एक बच्चा था उसको मिट्टी तेल से जलाया जा रहा था। यह है स्वास्थ्य व्यवस्था। आज आप जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर घोटाले कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह है स्वास्थ्य व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में। आप एक चीज बताओ, आज हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, पूरे हिमाचल की बात छोड़ो, पूरे देश की बात छोड़ो, बात करूंगा आज सरका घाट के विधानसभा के बारे में। क्या होता है, 6000 रिक्त पद जो है धर्मपुर में चले हुए हैं। यहाँ पे एक पैरा इसमें लगते हैं, जो फिटर यहाँ पे लगते हैं वो कौन सी विधानसभा से लगते हैं? हमारी सरका घाट विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तब भाजपा वाले आवाज क्यों नहीं उठाते? जब 71 जो बस रूट थे, जो धर्मपुर चले जाते हैं, जो ट्रेनिंग वाली बसें होती है उसमें जो सवारियों को ढोया जाता है, तब इनके मुंह पे ताला क्यों लगा होता था? तब ये क्यों नहीं थे? आज आप देखो 15 साल में एक टॉयलेट जो है बलद्वाड़ा में नहीं बना। आज जब वो टॉयलेट बना तो उसके ऊपर भी ताला लगा हुआ है। यदुपति जी जवाब ले लेते हैं मैडम से। जवाब मैडम, ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा धर्मपुर का, इस पे आप जवाब। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये स्कैम वाली बातें ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इतने स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, और अगर मैं बहुत से स्कैम गिनाने लग जाऊंगी तो मुझे लगता है पूरी डिबेट इसी पे ही ख़त्म हो जाएगी। तो स्कैम की बातें तो ये रह नहीं दें, क्योंकि कांग्रेस से बड़ा स्कैम करने वाला पूरे विश्व में नहीं हो सकता। तो ये तो आप ना ही बोलें। और जहाँ तक बात रही, इन्होंने कहा टॉयलेट में ताला लगा है, तो मैं वो भी आपके ध्यानार्थ में ला देती हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है व्यवस्था, क्योंकि बाजार है, यहाँ पर एक चौकीदार ऐसा रखना पड़ेगा जो इसकी देखरेख करेगा ताकि कोई गंदगी ना फैले, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, भाजपा के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बना दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना कार्य कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्दी इसको खोल भी देगा।
तो ऐसा नहीं है जिन्होंने बनाया है, क्या इससे पहले इनको कभी याद नहीं आई इस चीज़ की? क्या इन्होंने कभी भोलद्वाड़ा को समझा कि ये कुछ हमारे लिए बनाएंगे? आज यहाँ पर आकर ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमने जो भी कार्य माननीय विधायक जी की अगुवाई में, माननीय कर्नल इंदर सिंह जी की अगुवाई में जितना कार्य हमारे सरकाघाट में किया गया है वो बहुत ही साहसी, बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। ये कह रहे हैं कि ये हमें कह रहे हैं कि हमारे जो आईपीएच में भर्ती हो रही है, ये लोगों में, जनता में भ्रम फैलाते हैं। इनका काम ही भ्रम फैलाना है। प्रत्येक पंचायत से उनके रिकमेंडेशन पे, पंचायत के आवेदनों पर, और जो उन क्राइटेरियो को फुलफिल कर रहा है वो व्यक्ति आगे जाता है। क्योंकि कांग्रेस में भाई भतीजावाद चलता है, लेकिन बीजेपी आम जनता की सरकार है। यहाँ पर गरीब को देखकर, यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी का मोटो ही अंत्योदय है, यानी अंतिम पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय करना, यही हमारे बीजेपी का सोच है। इसीलिए हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी सोच के साथ आगे चलते हैं। शाम का वक्त हो रहा है, लोगों के भी सवाल लेंगे, पर लास्ट में यदुपति जी से ही बात करेंगे। जो इन्होंने बताया 2G स्कैम, 3G स्कैम कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब भाजपा के ऊपर कोई बात आती है तो इनको 2G और 3G स्कैम याद आ जाता है। इनको येदियुरप्पा की सरकार याद नहीं आती। इनको जो भाजपा के लोग जो क्वेश्चन के बदले में पैसे लेकर जो घर में बैठते थे वो इनको याद नहीं आते। आज आप देखेंगे प्रदेश सरकार में ऐसा कौन सा वर्ग है जो बिल्कुल खुश है इस सरकार से? पुलिस वाले अपने हक के लिए जो है सड़कों पर है, जो OPS वाले हैं वो सड़कों पर है, युवा वर्ग जो है सड़कों पर है, सारे का सारा वर्ग जो है आज सड़कों पर है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों के ऊपर जो केस बना के जो है अपना भय कायम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब इन सरकार की जो है विदाई तय है, वो आपके सामने बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। मैडम, सीधा यदुपति जी का आरोप है, OPS मामला चाहे पुलिस वालों का मामला, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आज जितने भी हमारे 3 जनवरी को जो अनुबंध कर्मचारी अपना 2 साल पूर्ण करने वाले हैं, कर चुके हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो राइडर का एक कानून था वो खत्म किया है, जिसको कांग्रेस भी खत्म नहीं कर पाई, वो हमने करके दिखाया। और ऐसे काल में किया कि जब कोरोना जैसी परिस्थितियां हमारे सामने थी, और उस समय हमने उस चीज़ को किया है। तो सबसे पहले तो सभी कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत बधाई, और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, जो इस तरह प्रत्येक वर्ग के लिए सोच रहा है और कार्य कर रहा है। अब मैं सीधे प्रश्न जो है यहाँ पे उपस्थित बुद्धिजीवियों से मिल रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत आग्रह करने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो मैं पूछता हूँ कि अगर आप लोगों का कुछ भी इन नेताओं से सवाल है, क्योंकि जो आरोप की राजनीति है वो एक दूसरे पे चलती रहती है, पर फिर भी अगर आप ऐसा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे माध्यम से, आप पूछिए। जी सर, बताइए। थोड़ा सा आगे। सर, मैं यहाँ पे जो आपने बीजेपी के जो हमारे प्रेजेंटली MLA कर्नल इंदर सिंह जी लास्ट 3 इयर्स, जो लास्ट 3 टर्म्स हैं, वहाँ से वो यहाँ से कंटिन्यू जीत रहे हैं। मेरा प्रेजेंटली उनसे एक क्वेश्चन है कि आज हमारे बलद्वाड़ा हॉस्पिटल की हालत देखो आप, क्या है यहाँ पे। इनको सबको मालूम है कि बलद्वाड़ा हॉस्पिटल का कौन सा यहाँ के इसको डेजिग्नेशन दिया है। आज से 20 ईयर्स पहले यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते थे। उस टाइम यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी मतलब एडवांस में नहीं थी। मैं खुद फार्मा लाइन से हूँ, तो मेरा क्वेश्चन एक यहाँ के MLA से रहेगा कि यहाँ पे इन्होंने दर्जा तो इसको दे दिया है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, पर ना अगर यहाँ पे कोई बंदा बेचारा रात को आता है, ना उसको इमरजेंसी में उसको कोई ढंग का ट्रीटमेंट मिलता है, ना यहाँ पे कुछ। यहाँ पे पता कैसे कैसे डॉक्टर लगे हैं, वो डॉक्टर अपना गूगल खोल के क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने कौन से पेशेंट को कौन सी मेडिसिन ली। मैडम, सीधा यहाँ पे कोई सज्जन है, उनका सीधा क्वेश्चन है कि बलद्वाड़ा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो गूगल खोल के जो है मरीजों का इलाज करते हैं, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो सिविल अस्पताल है वो 30 बेड से 50 बेड हो गया है, और उसमें अब वो सारी टेस्ट की सुविधाएं और आपको इसी के साथ साथ हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी और मिल भी रही हैं। और मुझे नहीं पता ये कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं कि वो गूगल खोलता है या वो करता है, तो आप, और दूसरी बात है उसमें सरकार का कोई, मुझे नहीं लगता कि हम, सरकार जो होती है वो रिक्रूट करती है। अगर आप
उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हैं। बाकी वो जो व्यक्ति हैं, अगर आप इस बात को संज्ञान में लाए हैं, पर मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी इस तरह से वो होगा। और 5 डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर एमबीबीएस जो है इस समय कार्यरत हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो आप एमबीबीएस की डिग्री पर मुझे लग रहा है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, ये मैम का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर एमबीबीएस किसी ने की है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, डॉक्टर हैं अच्छी बात है, पर किसी को इस हिसाब से बोलना वो हमारे को लगता है कि गलत है। हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हरीश जी, थोड़ी देर पहले जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पे मैडम ने बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए। हकीकत क्या है लोगों से आपने सुन लिया। और इसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैडम ने कहा कि यहाँ पे एक्सरे मशीनें हैं, सीटी स्कैन मशीनें हैं, सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो जो आम लोग हैं जो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सरका घाट की भी बात कर रहा हूँ। आप एक बार जाके देखिए और मैडम को भी विजिट करवाइए हॉस्पिटल का कि यहाँ पे कितने स्टाफ की कमी है, कितने जो विशेषज्ञ थे जिनके ऑर्डर हुए लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आज क्या हो रहा है, जो हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, जो गायनी से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम होती है, उनको या तो हमीरपुर का रुख करना पड़ता है या मंडी जाना पड़ता है। सीटी स्कैन की बात होती है, 3-3 महीने बाद जो है उनको डेट दी जाती है। आप यहाँ बलद्वाड़ा हॉस्पिटल में जाइए, आप यहाँ की व्यवस्था देखिए और मैडम को भी दिखाइए कि वास्तविकता ये है, भाषणों में नहीं होगा, धरातल पे आपको काम करना पड़ेगा। ये जैसे कह रहे हैं कि धरातल पे होगा, इस पे आपका क्या जवाब? धरातल पे प्रत्येक कार्य हो रहा है। मैंने पहले भी कहा प्रोपोगेंडा खड़ा करने की आदत है, तो वो प्रोपोगेंडास जो है यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अगर आप सरका घाट हॉस्पिटल की बात भी कर रहे हैं, कोरोना काल में भी इन लोगों ने बेहतरीन कार्य यहाँ पर करके दिया है। हमें भी रात को फ़ोन आते हैं, लोग जब आते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, हम भी अपने दादा सास दादा ससुर को यहाँ पर लेकर आते हैं। हमने तो कभी इस तरह की व्यवस्था चरमराई भी नहीं देखी है। तो ये जो है, ये प्रोपोगेंडा जो है वो सरकार और हमारे माननीय विधायक के खिलाफ जो किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और कांग्रेस तो इसमें वैसे ही माहिर है, तो ठीक है अपनी माहिरपन दिखाते रहें, लेकिन हम जो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे और दिल जान से करते रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा जनता से प्रश्न पूछूंगा, और कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना चाहे कृपया करके यहाँ पे आएँ। अगर किसी ने प्रश्न पूछना है, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मेरा माइक जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप आ जाएं, और आपके भी किन्हीं के और किसी के प्रश्न हो तो ज़रूर। आज हमारे पास एक मौका है कि हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के दोनों नेता जो हैं वो मौजूद हैं। आप प्लीज़ प्रश्न पूछें। अब हाँ जी सर, आइए आप प्लीज़, आ जाइए, बताइए प्रश्न क्या है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, पहले यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर रहे हैं और अब क्यों नहीं? चलिए, इसके ऊपर हमने मैम का जवाब ले लिया है कि अभी 50 बेडों का जो है बिस्तर हो रहा। और कोई क्वेश्चंस और प्रश्न? लेकिन एडमिट कितने हैं इसमें? जी सर, आइए आगे। 50 यहाँ हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड है, बट कितने एक साल में कितने आज तक एडमिट हुए उसमें? दाखिल कितने मरीज हुआ आज तक उसमें? जी, जैसे अभी हम ये भी प्रश्न पूछ लेंगे कि दाखिल कितने हुए उस और कोई प्रश्न? अस्पताल के 2 क्वेश्चन हो गए जी। हाँ जी, बताएं, ये युवा हैं हमारे पास, बताएं आप प्रश्न। किसी और के कोई प्रश्न प्लीज, हम फिर से आग्रह करूंगा कि कोई क्वेश्चंस पूछें। प्रश्न जो है पूछे, नहीं तो फिर हम इसको बंद करने जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है, आज आपके पास समय है। जब भी वोट नेता मांगने आते हैं, आपसे हाथ जोड़ के जो है विनती की जाती है कि इस बार जो है हमारी सरकार जाए। तो आज हमने आपके लिए एक ऐसा मौका दिया है कि आप इन नेताओं से प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगली बात मैं ये बात कर दूं कि पूरे सरका घाट की 50 पंचायतों में हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम 10 जगह पे जाएगी। इसके बाद हमारा गोंटा का दौरा है, वो भी करेंगे, और अलग अलग नेताओं को जो है बुलाएंगे। अभी यहाँ पे बैठे हैं युवा, बताएं सर। सबसे पहले तो मैं दोनों नेताओं को एक बात कहना चाहूँगा, जब भी डिबेट होता है और जिस भी एरिया में हो, सबसे पहले तो मुद्दे उसके बारे में डिस्कस होने चाहिए। जैसे भाई यदुपति ठाकुर जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे टॉयलेट्स की प्रॉब्लम थी। माना कि अगर 15 साल में इतने कम टाइम में एक टॉयलेट बन गया, वो एक उपलब्धि है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन उसके बाद बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बड़ी बहन हमारी डॉक्टर सीमा जी, उनका कहना है कि प्रशासन की कुछ कमियां हैं, जिसके मुताबिक अभी वो लॉक खुलेंगे नहीं। इट मीन्स कि अभी हमें और वेट करना पड़ेगा सरकारी टॉयलेट के अंदर जाने के लिए। ये सीधा सा क्वेश्चन है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं यहाँ का लोकल हूँ।
देखिए, मुद्दे बहुत से होते हैं, लेकिन बुरा तब लगता है जब हमारी माताएं बहनें और आपकी ही साइड की, जिनको बस के लिए वेट करना पड़ता है, चौक के लिए, बलड़ा के लिए, और वो लोग अपने जो जब उनको ऐसे कहीं वॉशरूम जाना होता है, वो लोगों के घरों को ढूंढती हैं कि क्या हम लोग आपका टॉयलेट यूज कर सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये हॉस्पिटल्स के क्वेश्चन हम सारे लेंगे। अभी इनका भी एक सज्जन का क्वेश्चन है। हाँ जी सर, बताएं। मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात करूंगा, जो हमारे टॉयलेट्स बना भी रेन शटल बना, उसमें लॉक लगा हुआ, लेकिन उसमें सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है, जो कि वो पंचायत का काम है और व्यापार मंडल का काम है। व्यापार मंडल और पंचायत इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रही है कि वहाँ पे हम एक सफाई कर्मचारी रखें? माननीय विधायक जी ने तो रखना सफाई कर्मचारी। तो देखिए, यहाँ के जो हैं ये लोकल मुद्दे हैं, हालांकि बलद्वाड़ा क्षेत्र के ही मुद्दे हैं। जवाब जरूर लेंगे इस चीज़ का, क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न ज़्यादातर उठ रहे हैं अस्पताल के ऊपर ही जो है ज़्यादातर निशाने पर लग रहे हैं। मैम, ये जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछे कि माताओं को दूर दूर जाना पड़ता है, तो इसके ऊपर आपका इसी के लिए ये बनाया गया है, इसी के लिए इस चीज़ को सोच के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उन्होंने इस चीज़ को सोचा है, माता और बहनों की इन तकलीफ़ों को इसी के लिए किया। लेकिन अगर हमारे पास सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं होगी तो यही लोग सबसे पहले चौराहे पे खड़े होके जोर जोर के नारे लगाने लगेंगे और बेफालतू की बातें करने लगेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये भी एक जागरूक नागरिक है, मुझे लगता है इनको इन बातों को समझना चाहिए कि ये सफाई व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है और इस कार्य को पूरी जोर तरीके से किया जा रहा है और करेंगे भी, ये हम मानते हैं इस चीज़ को। सर, इस पे आप, क्योंकि इस मुद्दे हमने जनता से भी बात करी, मैडम से भी बात करी, आप बताएंगे जो अस्पताल के मुद्दे, चाहे हम कांग्रेस की भी बात करें, कांग्रेस में भी यहाँ पे मैं भी कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में भी यहाँ पे डॉक्टर्स के इशू थे, बीजी के भी इशू थे। तो इस एरिया को क्यों नहीं आप दोनों सरकारें जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंटेन करने में जो है वो नाकाम सिद्ध हुई है? हरीश जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तब ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे सरकाघाट हॉस्पिटल की बात थी, चाहे बलद्वाड़ा हॉस्पिटल की बात थी, हमेशा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सही, चुस्त और दुरुस्त थी। लेकिन मैडम यहाँ से बोल रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, लोग आपके सामने क्या बोल रहे हैं वो आपके सामने है। जैसा एक नौजवान ने कहा कि बलद्वाड़ा के क्या मुद्दे हैं, मैडम को ये पता होना चाहिए कि यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है, सरकाघाट के मेन मुद्दे क्या है। आप देखेंगे कि रात को जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं वो रात को 11-12 बजे तक जो है पहरा देती हैं ताकि आवारा पशु जो है उनके खेतों में ना जाए, उनकी फसल तबाह ना हो, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं। पीछे जैसे जयराम जी इलाका भद्रोत्ता में आते हैं, वहां पे बोलते हैं हम हेलीपैड दे देते हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज दे देते हैं, उप तहसील दे देते हैं, लेकिन धरातल पर क्या हुआ आप बताएं। आज ग्रामीण सड़कें देखें आप, ग्रामीण सड़कें कम और उनमें जो है तालाब ज्यादा बन जाता है जब बरसात होती है। आज बसों की किल्लत इतनी है कि जो मरीज हॉस्पिटल जाता है तो उसको जो है 1000 रुपए देने के लिए जो है पहले टैक्सी बुक करवाना पड़ती है, तब जाके जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब वहां पे जो है कोई भी जो है विशेषज्ञ वहां पे नहीं मिलता और उनको जो है हमीरपुर या मंडी का रुख करना पड़ता है। ये सारी की सारी व्यवस्था देखना भाजपा सरकार का काम है। जब हमारी सरकार होगी तो ये हमारी जिम्मेवारी होगी। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, आके आपके पास मौका है एकदम से। उठ रहा है हॉस्पिटल का, एक माय डियर फार्मासिस्ट जी पूछ रहे हैं कि कितने लोग एडमिट हुए। इसकी नोटिफिकेशन जो सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है 50 बेडेड बना हुआ है, अभी हाल ही में पिछली बार कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो अभी ही कहाँ से डॉक्टर आ जाएंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है। अभी तो पोस्टें ही क्रिएट हुई हैं। तो कृपया करके थोड़ा सा जिगर रखिए, सब कुछ होगा। सिविल हॉस्पिटल बनाया गया है इसको तो ये इम्प्लीमेंट होगा। रही टॉयलेट की बात, पिछले 35 सालों से माननीय कांग्रेस के विधायक रहे, वो जमीन तक नहीं मुहैया करवा पाए। अभी तो आपके पास जमीन भी है, टॉयलेट भी बन गया है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। चाहे पंचायत सामने आए, चाहे व्यापार मंडल सामने आए। डीसी साहब ने आदेश किए हुए हैं कि इस 15वें वित्त आयोग में पंचायत में प्रावधान होता है और उसमें एक प्रावधान रखा जाएगा, उसके अंडर एक चौकीदार रखा जाएगा। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। जी जी, अस्पताल के मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा करेंगे आप? सीधी सी बात अस्पताल के ऊपर के और कोई जी जी सर बताएं। सर, यहाँ पे शौचालय की बात की जा रही है, जहाँ पे शौचालय
कोई नहीं, ये थोड़ा सा बोलिए आप। जहाँ पे शौचालय बना है उस जगह पे पहले एक दुकान हुआ करती थी और उस दुकान को जो उखाड़ा गया, एक स्टे के बावजूद उखाड़ा गया। जो 1 महीने का स्टे दिया गया था कि उसके बाद जो है वो हटा लें दुकान, लेकिन बावजूद दुकान को स्टे के बावजूद हटाया गया। शायद प्रेशर था, किस चीज़ का था इनको पता होगा। ये प्रश्न पूछिए आप, प्रश्न सीधा प्रश्न सुनिए, पूछिए। हाई कोर्ट में 2 टॉयलेट बलद्वाड़ा बाजार में दिए हैं, एक ही बना, निचले बाजार का टॉयलेट कहाँ गया? तो देखिए यहाँ पे एक मुद्दा क्वेश्चन पूछा है, बलद्वाड़ा बाजार में 2 टॉयलेट हाई कोर्ट माननीय अदालत ने 2 हाई टॉयलेट्स के लिए गए थे। ये मुद्दा काफी गर्म रहा है पहले भी, इसके बारे में तो चलो प्रशासन बताएंगे, पर और कोई प्रश्न अस्पताल के अलावा लोकल मुद्दे अपने अपने करके। जी सर, प्रश्न पूछिएगा, बस प्रश्न जी। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर रहेगा यदुपति जी से, यदि कांग्रेस सरकार के कार्य बेहतर होते तो माननीय रंगीला राम राव जी लगातार 3 बार क्यों हारते? यदुपति जी सीधा क्वेश्चन रंगीला राव जी के ऊपर कर दिया है, रंगीला राव जी के ऊपर क्यों हारे ये? देखिए, सबसे पहले तो इनका अंकल जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और जैसा इन्होंने कहा कि 3 बार हारे रंगीला राम राव जी, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 2 बार हारे हैं। तीसरी बार जो है कैंडिडेट कोई और थे। और हारे क्यों उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार लोगों की अपनी राय भी होती है, लेकिन आप किसी की हार को जिम्मेवार बना के अपनी जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। 15 साल से यहाँ पे भाजपा है, 14 साल जो है आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक टॉयलेट तक नहीं बन पाता। ग्रामीण सड़कों की हालत आपके सामने है, और आप जो है रंगीला राम राव जी को और कांग्रेस पार्टी को बोल के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि हम ये कार्य करने में क्यों विफल हुए। ठीक है, शाम का समय हो गया है, घर जाने का वक्त हो गया है, जनता के सवाल हो गए, आपने सवाल कर दिया, अब हम सवाल करेंगे आपसे। बल्कि ये जो सवाल हैं ये जनता के ही सवाल है। मैं सीधी बात करूंगा यदुपति जी से। आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि कांग्रेस में अभी पीछे कुछ काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी दिखी, और लोगों को ये कहीं ना कहीं लगता है कि रंगीला राव जी, यदुपति ठाकुर जी या पवन ठाकुर जी इकट्ठे नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। जहाँ पे बात रही रंगीला राम जी की, दूसरे कैंडिडेट की बात रही, तो हम सारे एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्टी का चेहरा बनाएगी, अब की बार जो है जो जीत का सूखा जो है भी इतने लंबे समय से चला आ रहा है, उसको जो है हम जरूर दूर करेंगे। तो हम सोचे कि टिकट आपको मिल रही है इस वक्त? देखिए, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, संगठन का समर्पित सिपाही हूँ। कैंडिडेट चाहे कोई भी होगा, उसको जिताने के लिए हम रात दिन कड़ी मेहनत करेंगे। अब हम डॉक्टर सीमा ठाकुर जी से बात करेंगे। मैम, हमारे को भी पता है कि हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी जानकारी लेते हैं, आप भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इस बार भाजपा की तरफ से सूत्रों के हवाले से मैं बात करूंगा कि इस वक्त भाजपा पर जो टिकट की दावेदारी होगी सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से, किस कैंडिडेट को दी जाएगी? सबसे पहले तो मैं इस एक प्रश्न का मैं उत्तर अपने कांग्रेस प्रवक्ता का देना चाहूँगी कि बड़े समय से सड़कों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शायद भाई साहब शिमला में ज़्यादा रहते हैं, इनका आना कभी कभी रहता होगा और ये हमारी सड़कों पर नहीं चलते होंगे। अदरवाइज़ ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर हमारे विधानसभा क्षेत्र में माननीय कर्नल इंदर सिंह जी की अगुवाई में नहीं रहा होगा जहां पर एम्बुलेंस रोड ना पहुंचा हो, और वो जो है कोई रोड ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको गड्ढे मिले, आपको टाइलें यहां पर रोडों पर मिलेगी। तो पहले तो भाई साहब आप सरकाघाट में रहें, यहां पर देखें और थोड़ा गांव में भी घूमें। दूसरी बात है, मैं ऐसे राजनीतिक दल से बिलोंग करती हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या 2 व्यक्ति मात्र कमरे के अंदर बैठकर टिकट फाइनल नहीं करते हैं। यहाँ पर पूरा संगठन, शीर्ष नेतृत्व साथ में बैठता है, मंथन करता है और उसके बाद टिकट देता है। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का चेहरा आदरणीय कर्नल इंदर सिंह जी हैं। पूरा भाजपा परिवार आदरणीय कर्नल इंदर सिंह जी के साथ है। हमें जो भाजपा आदेश करेगी, कमल का फूल जिसके पास होगा, हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि यही हमारी पार्टी की नीति है और यही हमारी पार्टी का कार्य है। जी सर, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा। जी सर, बताएं। देखिए, जैसा मैडम ने कहा कि मैं शिमला में ज़्यादा रहता हूं, तो मैडम की जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी शिमला में ही रहते थे, शादी करके ही आप सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आए। और दूसरी बात,
इन्होंने कहा कि आप शिमला में ज़्यादा रहते हैं, तो इनकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरी एजुकेशन और जो मेरा जन्म है वो सरका घाट में ही हुआ है। और रही सड़कों की बात, तो मैडम मेरे को लगता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जाते हैं, विधानसभा में नहीं घूमते। आज जो है आप इलाका भदरौता में जाइए, वहाँ की सड़कें देखिए। आप ज़्यादा दूर नहीं, कल ही मैं एक धार्मिक कार्यक्रम में गया और आपकी टीम भी साथ में थी, आपने खुद रोडों की हालत देखी। आप खनोट वाले रोड पे जाइए, वहाँ पे देखिए थोड़ी सी बरसात होती है, तालाब में तब्दील सड़कें हो जाती है। आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि सड़कें जो है बिल्कुल दुरुस्त है, तो सड़कें अगर दुरुस्त है तो लोग जो है हर दूसरे तीसरे दिन एक्शन का घेराव करने सरका घाट क्यों पहुंचे होते हैं? लास्ट जवाब मैं मैडम जब जानूंगा, जो बताइए इसके ऊपर। जब एक लड़की शादी करके आती है तो वो अपने ससुराल में ही रहती है, वो कहीं और नहीं जाती। तो भाई साहब को मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मेरा ससुराल है, तो मैं यहीं रहूंगी और कहाँ जाऊंगी, है ना। और दूसरी बात ये है, मैंने तो कोई लोग नहीं देखे घेराव करते हुए, शायद कांग्रेस के 2-4 लोग जाते होंगे थोड़ा सा मीडिया को लेकर, क्योंकि वैसे भी महारैली में 5 से 7 लोग ही दिखते हैं, तो ये लोग जाते होंगे घेराव करने को कि आज न्यूज़पेपर की हेडिंग बन जाएंगी कि फलाने की अगुवाई में हम लोग धरना देते हुए। बाकी वैसा कुछ नहीं है। हमारे लोग, हमारे टीम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक माननीय कर्नल इंदर सिंह जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी इनका तो काम है कहना, तो कहते रहें, जनता है सब जानती है। समाप्त करता हूं। और अब जनता से हमने 2-3 बार आग्रह कर लिया कि आप अपने प्रश्न पूछें, जितने प्रश्न अस्पताल प्रशासन के आएंगे। और मैं इन नेताओं का हार्दिक दिल से जो है धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस डिबेट का हिस्सा लिए। और आने वाले कुछ ही दिनों में हम सरका घाट की 50 पंचायतें और 50 पंचायतों में 10 हमने हॉटस्पॉट फाइनलाइज किए हैं। अगला दौरा हमारा गोंटा पंचायत में होगा और वहां भी नेताओं से बात की जाएगी कि कौन जो है हमारे तीखे सवालों का जो है वो प्रश्नों का जो है उत्तर देने के लिए रहेगा। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।